हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज की क्लास में। आज हम सीटेट के फरवरी 2026 के पेपर 1 में हिंदी के जो प्रश्न आए थे पेपर में उनको देखकर समझेंगे कि आपके आने वाले एग्ज़ाम में किस प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। ये क्लास बहुत इम्पॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, तो इसको पूरा ज़रूर देखें। पहला प्रश्न है, अंकिता 6 विभिन्न भाषाएं समझ और बोल सकती है। उसकी भाषिक क्षमता के कारण उसे क्या कहा जाएगा? पहला ऑप्शन है भाषाविद कहा जाएगा, या बहुभाषिक वक्ता, या द्विभाषिक वक्ता, या एकल भाषिक वक्ता। तो एकल भाषिक वक्ता तो नहीं होगा, जो एक भाषा जानता है वो एकल। द्विभाषिक यानी दो भाषाएं जानने वाला। भाषाविद यानी किसी भाषा का विशिष्ट ज्ञान रखने वाला, चाहे वो एक ही भाषा हो। तो इसमें कौन सा राइट आंसर हो जाएगा हमारा? बहुभाषिक वक्ता। जो दो या दो से अधिक भाषाएं जानते हैं वो बहुभाषिक होते हैं। ठीक है, इसमें दूसरा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। दूसरा प्रश्न है, आप कोड मिश्रण, कोड अंतरण, बच्चों की भाषा और गुप्त भाषाओं के अध्ययन में रुचि रखते हैं। इन विषयों के अध्ययन के लिए आपको किस मुख्य विषय का अध्ययन करना होगा? तो पहले समझते हैं कोड मिश्रण और कोड अंतरण क्या होता है। तो कोड मिश्रण यानी कोड मिक्सिंग, जब दो भाषाओं को, जैसे हिंदी और अंग्रेजी भाषा हो गई, जब हिंदी और अंग्रेजी भाषा को मिक्स करके बोलेंगे तो वो हो जाता है कोड मिश्रण। और कोड अंतरण या कोड स्विचिंग क्या होता है? जब एक ही बात को हम दो भाषाओं में, जैसे एक बात को हिंदी में बोलें फिर एक बात को अंग्रेजी में बोलें, ऐसे बदलते रहें, तो वो हो जाता है कोड अंतरण या कोड स्विचिंग। ठीक है, तो इसमें जो होगा राइट आंसर क्या हो जाएगा? पहला ऑप्शन है मानव शास्त्र, दूसरा समाज शास्त्र, तीसरा सामाजिक भाषिक, या चौथा सांस्कृतिक मनोविज्ञान। इसका राइट आंसर हो जाएगा सामाजिक भाषिक। ठीक है, सामाजिक भाषिक कैसे? इसमें क्या हो रहा है? कोड मिश्रण भी जान रहा है, कोड अंतरण, बच्चों की भाषा भी जान रहा है और गुप्त भाषाओं के अध्ययन में भी रुचि रखता है। ठीक है, तो ये सामाजिक भाषिक वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा तुलनात्मक विश्लेषण का भाग नहीं है? पहला ऑप्शन है अर्थगत, दूसरा कोश विषयक, तीसरा ध्वन्यात्मक, या चौथा वाक्यगत। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तुलनात्मक विश्लेषण का भाग नहीं होगा, कोश विषयक, यानी जो शब्द कोश होता है हमारा वो क्या है? वो तुलनात्मक विश्लेषण का भाग नहीं होता है। बाकी अर्थगत, ध्वन्यात्मक और वाक्यगत ये सब तुलनात्मक विश्लेषण के भाग होते हैं। अगला प्रश्न है, आपने महसूस किया कि आपके विद्यालय की एक अध्यापिका कक्षा में स्वच्छंद रूप से मातृभाषा का प्रयोग करती है, वह किस विधि का अनुपालन कर रही है? इसके ऑप्शंस हैं, पहला ऑप्शन है व्याकरण अनुवाद विधि, दूसरा प्रत्यक्ष या डायरेक्ट, तीसरा है संरचनात्मक मौखिक स्थिति, चौथा है श्रव्य भाषिक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा व्याकरण अनुवाद। ठीक है, क्योंकि जो शिक्षिका है वो स्वच्छंद भाषा में बच्चों से मातृभाषा में बात कर रही है। और मातृभाषा का उपयोग क्यों कर रही है? क्योंकि बच्चों को जो नियम है वो उन सबको उनकी भाषा में समझा सके। ठीक है, और क्या कर रही है? अनुवाद करके समझाने की कोशिश कर रही है। तो ये क्या हो जाएगा? व्याकरण अनुवाद विधि। प्रत्यक्ष या डायरेक्ट विधि में तो मातृभाषा का प्रयोग वर्जित होता है, इसमें मातृभाषा का प्रयोग नहीं करते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, संक्षिप्त रूप से लिखने की योग्यता जिसमें वे सब बारीक वर्णन शामिल नहीं हैं जिनके माध्यम से सटीकता लाई जा सकती है, ऐसे कौशल को किस नाम से जाना जाएगा? पहला ऑप्शन है इसका, ऑप्शन देखते हैं। पहला है प्रक्रिया लेखन, दूसरा टिप्पणी नोट बनाना, तीसरा है टिप्पणी या नोट लेना, चौथा है सारांशीकरण। तो संक्षिप्त रूप से लिखने की जो प्रक्रिया होती है वो क्या होती है? सारांशीकरण कहलाएगी। ठीक है, क्या हो जाएगा? सारांशीकरण वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। और सारांशीकरण में हम जब सारांश लिखते हैं किसी चीज़ का तो उसमें क्या करते हैं? जो बारीक चीज़ें होती हैं उनको नहीं ध्यान करते, मोटी मोटी चीज़ों का हम संक्षिप्त रूप से सारांश लिखने की कोशिश करते हैं। अब इसमें सभी बारीक वर्णन तो शामिल नहीं होते हैं,
ठीक है, सभी बातों को शामिल करेंगे तो वो सारांश कैसे कहलाएगा, है ना। तो इसका चौथा वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वाणी की अभिव्यक्तियों का मूल्यांकन किस माध्यम से प्रभावशाली तरीके से किया जा सकता है। तो इसके ऑप्शंस देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है शब्दों का चयन, दूसरा वाणी की शैली, तीसरा मुखरता या सवाक, चौथा है वाणी की गति। अब हमारा प्रश्न था वाणी की अभिव्यक्तियों का मूल्यांकन प्रभावशाली तरीके से हम कैसे करेंगे। तो शब्दों का चयन करके या वाणी की शैली, मुखरता यानी कि किसी भी टॉपिक पर बोल देना बस बिना सोचे समझे, तो ये तो नहीं हो सकता, है ना। वाणी की गति यानी तेज़ तेज़ बोलना, शब्दों का चयन ये भी नहीं होगा। इसमें राइट आंसर हो जाएगा वाणी की शैली। वाणी की अभिव्यक्तियों का मूल्यांकन, वाणी की शैली अगर हम जान रहे हैं तो उससे प्रभावशाली तरीके से उसका मूल्यांकन कर सकते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न है, कक्षा में बैठने की व्यवस्था में लचीलापन होना चाहिए क्योंकि पहला ऑप्शन है इस तरह से कक्षा में सफलतापूर्वक समूह, जोड़ीदार व समग्र कक्षा गतिविधियां कराई जा सकती हैं। ये ठीक लग रहा है। आगे बढ़ते हैं। अगला है इससे बच्चों को इस बात की स्वतंत्रता होगी कि वे अपनी सीट से जब भी और जहां भी चाहे आ जा सकते हैं। ये तो गलत बात है, इससे क्लास में अव्यवस्था आ जाएगी। अगला है इससे अध्यापक अपनी कक्षा में समानता का भाव सुनिश्चित कर सकते हैं। ऐसा तो कुछ नहीं है। और चौथा है इससे बच्चों को स्थायी मित्र समूहों का गठन करने से बचाया जा सकता है। ये भी गलत बात है। इसमें जो है राइट आंसर हो जाएगा और पॉजिटिव आंसर हमारा वो कौन सा है, पहला वाला, ठीक है। पहला वाला ही हमारा राइट आंसर है इसका। अगला प्रश्न, प्राथमिक स्तर पर पठन कौशल का आकलन करने के लिए भाषा अध्यापक को मुख्य रूप से किस पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। पठन कौशल का आकलन करना है प्राथमिक स्तर पर, तो पहला ऑप्शन है विराम चिन्हों के प्रयोग पर केंद्रित होना चाहिए, दूसरा प्रवाह के साथ पठन पर। अब विराम चिन्हों का प्रयोग प्राथमिक स्तर के बच्चों पर तो नहीं लागू होगा। प्रवाह के साथ पठन, प्राथमिक स्तर के बच्चे हैं तो प्रवाह के साथ पठन पर भी जोर नहीं देना चाहिए। समझ के साथ पठन, ये सही लग रहा है। अगला है वर्णमाला के अक्षरों की पहचान करने पर। अब ये तो बहुत ही छोटी बात हो गई, एकदम प्रारंभिक स्तर की, तो ये भी नहीं होगा। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा समझ के साथ पठन पर, ठीक है। प्राथमिक स्तर पर पठन कौशल का आकलन करने के लिए भाषा अध्यापक को मुख्य रूप से समझ के साथ पठन पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए, ठीक है, कि बच्चे समझ कर पढ़ें। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। प्रभावशाली संप्रेषण सुनिश्चित करने के लिए क्या महत्वपूर्ण है। देखते हैं। पहला ऑप्शन है बोलते जाना और हाव भाव प्रदर्शित करना। अब प्रभावशाली संप्रेषण में तो ये नहीं हो सकता ना कि बोलते जाना। अगला है मस्तिष्क में जो भी आए वह कहते जाना। ये भी गलत बात है ना, कि कुछ भी आ रहा है बोल दिया। अगला है पहले दूसरों की बात सुनना, ठीक है। अगला है नियमित अंतराल पर दूसरों को हस्तक्षेप करना, हस्तक्षेप करते रहना, ये भी प्रभावशाली संप्रेषण का पार्ट नहीं है। तो इसमें जो राइट आंसर होगा वो होगा तीसरा वाला, पहले दूसरों की बात सुनना, ठीक है, फिर जो समझेंगे उसके इस आधार पर हम अपनी बात को रखेंगे, वो होता है प्रभावशाली संप्रेषण, ठीक है। तीसरा वाला ऑप्शन राइट होगा। अगला प्रश्न है अंग्रेजी व्याकरण के शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है। अब देखिए हिंदी के पेपर में पूछा है अंग्रेजी व्याकरण के शिक्षण में, तो ये हमें कंफ्यूज करने के लिए पूछा है। इसमें हम ध्यान रखेंगे व्याकरण के लिए, व्याकरण के शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या होता है। पहला है वाक और लेखन में विचारों को तार्किकता और सटीकता के साथ अभिव्यक्त कर पाने की योग्यता विकसित करना, ठीक है। नियमों को कंठस्थ करने की योग्यता में वृद्धि करना, कंठस्थ करना ये भी नेगेटिव पॉइंट है। अगला है अध्ययन में रुचि विकसित करना, ठीक है।
और अगला है अपने विचारों की मौलिकता में वृद्धि करना। तो ये भी गलत हो जाएगा कि अपने व्याकरण की ओर हम जब बढ़ रहे हैं, व्याकरण शिक्षण की बात हो रही है, तो इसमें अपने विचारों की तो कोई बात ही नहीं होगी। अध्ययन में रुचि विकसित करना, तो ये भी व्याकरण के लिए नहीं होगा। इसका जो पहला वाला ऑप्शन है वही इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या होगा? वाक और लेखन में विचारों को तार्किकता और सटीकता के साथ अभिव्यक्त कर पाने की योग्यता विकसित करना। ठीक है, यही हो जाएगा अंग्रेजी व्याकरण के शिक्षक का मुख्य उद्देश्य। अगला प्रश्न है, प्राथमिक स्तर पर विद्यार्थियों में लेखन कौशल विकसित करने के लिए अध्यापक को अपने विद्यार्थियों को किन टॉपिक पर लिखने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए? प्राथमिक स्तर पर क्या करना है? लेखन कौशल विकसित करने के लिए टॉपिक देना है। पहला ऑप्शन है धार्मिक मत, तो दूसरा है सामाजिक मुद्दे, तीसरा व्यक्तिगत जीवन और चौथा है राष्ट्रीय थीम। तो छोटे बच्चे हैं, उनको धार्मिक मत से क्या मतलब है? सामाजिक मुद्दों पर भी अभी वो कुछ नहीं लिख सकते अच्छे से, उस पर वो क्या लिखेंगे? राष्ट्रीय थीम पर भी वो कुछ भी लिखने के काबिल अभी नहीं हुए होते हैं। तो इसमें जो हो जाएगा, उनको लेखन कौशल अगर विकसित कराना है तो उनके व्यक्तिगत जीवन पर ही उनको लिखने के लिए कहा जाए, यही टॉपिक उनको दिए जाएं, तभी वो क्या करेंगे? अपने लेखन कौशल को विकसित कर पाएंगे। ठीक है, यही प्राथमिक स्तर के बच्चों के लिए सबसे सही टॉपिक होगा। अगला प्रश्न है, आप अपनी कक्षा के शिक्षार्थियों को अवलंबन देने के लिए उनकी वैयक्तिक विभिन्नताओं की पहचान करना चाहते हैं। इस उद्देश्य के लिए आप क्या करना चाहेंगे? पहला ऑप्शन है निदानात्मक आकलन करेंगे, दूसरा रचनात्मक आकलन, तीसरा योगात्मक आकलन या सहपाठी आकलन। तो सहपाठी आकलन तो नहीं होगा, ये क्या होता है? शिक्षार्थी आपस में क्या करते हैं? एक दूसरे का आकलन करते हैं। योगात्मक आकलन भी नहीं होगा, ये पठन या सत्र के अंत में जो आकलन होता है वो योगात्मक आकलन होगा। रचनात्मक आकलन भी नहीं होगा। रचनात्मक आकलन होता है पढ़ाने के दौरान या सत्र के दौरान हम यानी शिक्षक जो बच्चों का आकलन करते हैं उन पर निगरानी रखने के लिए कि बच्चों में क्या प्रोग्रेस हो रही है या नहीं हो रही है। ठीक है, तो इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा वो निदानात्मक आकलन हो जाएगा। निदानात्मक आकलन क्यों? क्योंकि इसमें देखिए कह रहा है अवलंबन देने के लिए, यानी उनको सहारा देने के लिए उनकी व्यक्तिगत विभिन्नताओं की पहचान करना चाहते हैं। या निदानात्मक आकलन में यही होता है कि हम उनमें उनकी कमियों को ढूंढने की कोशिश करते हैं ताकि हम उनको ठीक कर सकें। ठीक है, यही निदानात्मक आकलन होता है। यही प्रश्न में भी पूछा है, यानी पहला वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला वाला प्रश्न है, चॉम्स्की ने प्रतिपादित किया कि भाषा अर्जित करने की सहजात क्षमता हमारे अद्वितीय मानवीय जैविक वंशानुक्रम का परिणाम है। इस वंशानुक्रम को किस रूप में जाना जाएगा? तो इसका पहला ऑप्शन है भाषा अर्जन क्षेत्र या डोमेन, दूसरा भाषा स्वीकृति इच्छा, तीसरा भाषा अर्जन उपकरण, चौथा है भाषा अनुकूलन पद। तो नॉम चॉम्स्की ने क्या कहा था? बच्चों के पास जन्मजात क्या होती है? क्षमता होती है भाषा अर्जन करने की, और उसको क्या कहा था इन्होंने? लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस, यानी भाषा अर्जन उपकरण कहा है। ठीक है, कि बच्चों के पास भाषा अर्जन उपकरण होता है। इसका तीसरा वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, भाषा में ध्वनि की सबसे छोटी सार्थक इकाई को क्या कहा जाएगा? पहला ऑप्शन ध्वनि मूलक, दूसरा आकृति मूलक, तीसरा वाक्य विन्यास या चौथा अर्थ तत्व। तो जो आकृति मूलक होता है इसे रूपिम भी कहते हैं, रूपिम, और जो ध्वनि मूलक है उसे स्वनिम कहते हैं, स्वनिम। तो जो सबसे छोटी सार्थक इकाई होती है वो क्या हो जाएगी? ध्वनि मूलक ही हो जाएगी, यानी स्वनिम हो जाएगी। ठीक है, इसका पहला वाला राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं। 2 से 3 माह की आयु वाले शिशु मुक्त स्वर ध्वनियाँ बोलने लगते हैं। 2 से 3 माह की आयु वाले शिशु मुक्त स्वर ध्वनियाँ बोलने लगते हैं। ये ध्वनियाँ किसका उदाहरण हैं?
पहला ऑप्शन बबलाना, दूसरा चीखना चिल्लाना, तीसरा एक शब्दी कथन या चौथा हो जाएगा कूंजन। तो जो बबलाना होता है ये ऐसे समझ लेते हैं कि जो जन्म से 3 या 4 महीने के बच्चे होते हैं, जन्म से वो क्या करते हैं, वो कूजन करते हैं। ठीक है, कूजन करते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, चौथा वाला। 2 से 3 माह पूछा है। और जो 4 से 7 महीने के बच्चे होते हैं, 4 से 7 माह के जो बच्चे हैं वो क्या करते हैं, वो बबलाना करते हैं। बबलान वो पहला वाला ऑप्शन, 4 से 7 महीने के बच्चे। और जो 7 से 12 महीने के बच्चे होते हैं वो एक शब्दी कथन करते हैं, तीसरा वाला। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये हो गए हमारे पेडागोजी के 15 प्रश्न। अब आगे है पद्यांश दिया गया है। निम्नलिखित पद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्न संख्या 106 से 111 के सबसे उपयुक्त उत्तर वाले विकल्प को चुनिए। ठीक है, तो पहले हम पद्यांश पढ़ लेते हैं। क्या है, समुद्र उठ रहा था चांद की ओर, मैं बिल्कुल पास ही खड़ा था। एक ऐसा अकेलापन, एक तनाव, रोने की भी इच्छा हुई लेकिन रुलाई फूटी नहीं। और किस तरह रात आ रही थी, उतनी ऊंची लहरों में कि कहीं दिख नहीं रही थी मेरे कमीज के सिवा। देर तक टिकना मुश्किल था, मुंबई के भीतर लौट। ये हो गया पद्यांश। प्रश्न पढ़ते हैं। कभी मुंबई के भीतर क्यों लौटना चाहता है? पहला ऑप्शन डरावने अंधेरे के कारण, दूसरा अकेलेपन और तनाव के कारण, तीसरा है ठंड लगने के कारण, या चौथा ऊंची अशांत लहरों के कारण। राइट आंसर हो जाएगा दूसरा वाला, अकेलेपन और तनाव के कारण। ठीक है, डरावने अंधेरे के कारण नहीं होगा, ठंड लगने के कारण ये भी नहीं दिया गया है, ऊंची अशांत लहरों के कारण वो डर रहा है ऐसा कुछ नहीं है, इसमें दूसरा वाला ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है, कवि के मन का भाव नहीं है। कौन सा कवि के मन का भाव नहीं है पूछा है? रुदन इच्छा, रुकना मुश्किल लगना, चिंता और अकेलापन। तो इसमें जो पैराग्राफ में दिया गया है उसमें चिंता का जिक्र नहीं किया गया है, बाकी रुदन इच्छा यानी रोना फूटना पद्यांश में दिया गया है ना, रोना फूटना, रुलाई फूटी। देखिए, रुलाई फूटी, रोने की इच्छा भी, रुकना मुश्किल लगना, तभी तो मुंबई जाने को कहता है, और अकेलापन भी दिया गया है, चिंता नहीं है। तो यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, देर तक वहाँ टिकना में देर तक है। तो क्या हो जाएगा? पहला ऑप्शन स्थानवाचक क्रिया विशेषण, दूसरा रीतिवाचक क्रिया विशेषण, या तीसरा परिमाणवाचक विशेषण क्रिया विशेषण, या चौथा कालवाचक क्रिया विशेषण। तो देर तक वहाँ टिकना, तो ये क्या हो रहा है? समय बता रहा है यानी काल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चौथा वाला, कालवाचक क्रिया विशेषण। ठीक है, अगला प्रश्न है, रुलाई फूटना का आशय है। पद्यांश में दिया गया है ना, रुलाई फूटी नहीं। पहला ऑप्शन फूट फूट कर रोना, दूसरा रोना आना, तीसरा किसी को रोने के लिए मजबूर करना, चौथा है रोना समाप्त होना। इसका राइट आंसर जो हो जाएगा, रुलाई फूटना का अर्थ रोना आना हो जाएगा। ठीक है, दूसरा वाला। अगला प्रश्न है, रात कहाँ दिख रही थी? पहला ऑप्शन कवि की कमीज में, दूसरा मुंबई में, तीसरा ऊंची लहरों में, या चौथा समुद्र के आसपास। तो रात कहाँ दिख रही थी पद्यांश में देखते हैं। देखिए, रुलाई फूटी नहीं और किस तरह रात आ रही थी, उतनी ऊंची लहरों में कहीं नहीं दिख रही थी मेरी कमीज के सिवा, यानी लहरों में नहीं दिख रही थी, मेरे कमीज में दिख रही थी। ठीक है, तो इसका जो प्रश्न हो जाएगा, और सॉरी आंसर हो जाएगा इसका, वो हो जाएगा कवि की कमीज में। ठीक है, पहला वाला ऑप्शन। ठीक है, ऊंची लहरों में उसको दिख नहीं रही थी, उसकी कमीज में दिख रही थी, पहला वाला। अगला प्रश्न है, कवि कहाँ खड़ा था? तो पहली ही लाइन में लिखा था उठते समुद्र के पास, सीधा सीधा नहीं लिखा है, रुकिए एक सेकेंड। इसका तीसरा वाला हो जाएगा उठते समुद्र के पास, समुद्र के किनारे
नहीं होगा, उठते समुद्र के पास होगा। लहरों के बीच में तो नहीं होगा। क्यों होगा उठते समुद्र के पास? देखिए पहले लिखा है समुद्र उठ रहा था, ठीक है, चांद की ओर, मैं बिल्कुल पास खड़ा था, यानी उठते समुद्र के पास। ये हो गया पद्यांश। अब आगे दिए गए हैं प्रश्न गद्यांश वाले। निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों प्रश्न संख्या 112 से 120 के सबसे उपयुक्त उत्तर वाले विकल्प को चुनिए। ठीक है, तो पढ़ लेते हैं जो गद्यांश दिया गया है। विद्यालय के लिए एक प्रचलित शब्द है पाठशाला और दूसरा प्रचलित शब्द है विद्याशाला। दोनों शब्दों का स्थान लगभग सभी प्रदेशों में स्कूल ने ही ले लिया है। स्कूल की अवधारणा में यह निहित था कि स्कूल का एक अहाता होता है और उसकी एक कच्ची पक्की इमारत होती है। यह अलग बात है कि यह इमारत बालकों के निवास से बहुत दूर है कि करीब। इसकी ओर ध्यान देना सरकारी व्यवस्था में कतई जरूरी नहीं समझा गया था। मौसम चाहे कैसा भी हो, बच्चे बस्ता लेकर दूर दूर तक पैदल चलते आज भी देखे जा सकते हैं। उनके कंधों पर लटके बस्ते खुद ही बोल जाते हैं कि वे स्कूल जा रहे हैं। स्कूल से कॉलेज हो गए और कॉलेज से विश्वविद्यालय हो गए और दूसरी कई बड़ी बड़ी शिक्षण संस्थाएं हो गई। यह विश्वास दिन ब दिन हम सबके मन में जड़ होता गया है कि शिक्षण संस्थाएं अथवा पाठशालाएं ही विद्या पाने के स्थान हैं। ऐसी स्थिति में हम भूल गए हैं कि शिक्षण की सबसे बड़ी संस्था लोकशाला है। शिक्षण की सबसे बड़ी संस्था लोकशाला है। हम यह बुनियादी बात भूल गए हैं कि लोक शिक्षा का सबसे बड़ा साधन है। लोक में लोक के जीवनानुभव भी समाहित हैं और लोक मेधा एवं लोक मनीषा की सदियों पुरानी थाती भी समाहित है। लोक शिल्प और लोक के हाथ का हुनर या कौशल भी इसमें समाहित है। आज भी शायद ही कोई ऐसी शाला हो जो सुनार का काम सिखाती हो या जो मोची की तरह जूते बनाना सिखाती हो। ये हो गया गद्यांश। अब प्रश्नों की तरफ बढ़ते हैं। पहला प्रश्न इसका, गद्यांश के अनुसार शिक्षण की सबसे बड़ी संस्था है। पहला ऑप्शन विश्वविद्यालय, दूसरा कॉलेज, तीसरा लोकशाला या चौथा विद्यालय। तो गद्यांश के अनुसार जो शिक्षण की सबसे बड़ी संस्था मानी गई है वो लोकशाला को मानी गई है। ठीक है, गद्यांश में दिया गया है। दूसरा प्रश्न है लोकशाला में हम नहीं सीख सकते। पहला लोक शिल्प, दूसरा पुस्तक वाचन, तीसरा हाथ का हुनर या चौथा सुनार कर्म। तो जो लोकशाला में सीख सकते हैं वो क्या क्या हैं? लोक शिल्प भी सीख सकते हैं, हाथ का हुनर भी, सुनार कर्म भी, पर पुस्तक वाचन लोकशाला में नहीं सीख सकते। पुस्तक वाचन पाठशाला में ही सिखाई जाती है। ठीक है, अगला प्रश्न है बहुत दूर है। वाक्य में दूर है, पहला ऑप्शन विशेषण है, दूसरा क्रिया है, तीसरा क्रिया विशेषण है या चौथा संज्ञा है। तो जो दूर है वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा क्रिया विशेषण है। ठीक है, तीसरा वाला ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है कच्ची पक्की इमारत में कच्ची पक्की शब्द है। पहला ऑप्शन क्रिया विशेषण है, दूसरा संज्ञा है, तीसरा क्रियाकार है या विशेषण है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विशेषण। इमारत की विशेषता बता रही है। अगला प्रश्न, गद्यांश के अनुसार हम कौन सी बुनियादी बात भूल गए हैं? पहला ऑप्शन है पाठशालाएं विद्या पाने का स्थान है, दूसरा लोक शिक्षा का सबसे बड़ा साधन है, तीसरा हमारे देश में अनेक महाविद्यालय हैं या चौथा पाठशाला को विद्याशाला कहा जाता है। तो जो हम भूल गए हैं गद्यांश के अनुसार वो है कि लोक शिक्षा का सबसे बड़ा साधन है। ठीक है, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कौन सा वक्तव्य सही नहीं है? पूछा है इन वाक्यों में से कौन सा सही नहीं है। पहला है लोकशाला के लोक में लोक मेधा शामिल है।
दूसरा, स्कूल की अवधारणाओं में अहाता होता है। तीसरा, लोकशाला में शिक्षक पढ़ाते हैं। या चौथा, बसते बोलते हैं बच्चे स्कूल जा रहे हैं। तो इसमें जो ये पहला है ये भी गद्यांश में दिया गया है, दूसरा वाला भी दिया गया है और चौथा भी दिया गया है। लेकिन जो तीसरा वाला ऑप्शन है, लोकशाला में शिक्षक पढ़ाते हैं, ये वैसे भी गलत है और गद्यांश के अनुसार भी यही वाला ऑप्शन वक्तव्य सही नहीं है। ठीक है, तीसरा वाला। अगला प्रश्न है, अर्थ की दृष्टि से भिन्न शब्द चुनिए। पहला ऑप्शन है पाठशाला, दूसरा विद्याशाला, तीसरा विद्यालय और चौथा है लोकशाला। तो जो अर्थ की दृष्टि से ये तीनों हैं ये सेम अर्थ दे रहे हैं, स्कूल यानी पाठशाला या फिर औपचारिक संस्थाएं, विद्या की औपचारिक संस्थाएं या शिक्षा की औपचारिक संस्थाएं हैं ये तीनों। जो लोकशाला है ये अनौपचारिक संस्था है। ठीक है, शिक्षण की अनौपचारिक संस्था है और ये इन तीनों से अलग अर्थ ग्रहण कर रही है, यानी इसका राइट आंसर यही हो जाएगा, लोकशाला। ठीक है, चौथा वाला। अगला प्रश्न है, गद्यांश के अनुसार सरकारी व्यवस्था में क्या आवश्यक नहीं समझा गया है। पहले ऑप्शन में है बस्ते का बोझ कम करना, दूसरा घर और विद्यालय की दूरी पर ध्यान देना, तीसरा स्कूल में अहाता बनवाना और चौथा है स्कूल की इमारत बनवाना। तो जो सरकारी व्यवस्था में आवश्यक नहीं समझा गया है वो गद्यांश के अनुसार हो जाएगा घर और विद्यालय की दूरी पर ध्यान देना। ठीक है, अगला प्रश्न है, लोकशाला में समाहित नहीं है। पहला ऑप्शन जीवनानुभव, दूसरा लोकशास्त्र, तीसरा लोक मनीषा या चौथा लोक मेधा। तो लोकशाला में शामिल नहीं है लोकशास्त्र। ठीक है, लोकशास्त्र की बात कहीं भी गद्यांश में नहीं हुई है। बाकी जीवनानुभव, लोक मनीषा, लोक मेधा ये सब गद्यांश में हमें मिल जाएंगे। तो ये हो गए हमारे सीटेट के हिंदी के 30 प्रश्न कंप्लीट और उसका पूरा विश्लेषण भी हमने देखा है, एक्सप्लेनेशन। और आप लोगों को क्लास कैसी लगी ये आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और क्लास पसंद आई हो तो लाइक भी कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ जो सीटेट की तैयारी कर रहे हों। और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, इस पर आपको ऐसी ही और क्लासेस देखने को मिलेंगी। और मैं पूरी कोशिश करूँगी कि आपको सीटेट के जो हिंदी के 30 प्रश्न आते हैं उसमें आपको 30 में से 30 मिले और उसकी पूरी तैयारी मैं इस क्लास में करवाऊँगी। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।